अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। डिबलर मशीन द्वारा SWI तक नीक से गेहूं की बुआई। हमारे जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की फसल पॉली हाउस में लगा रखी है, वो इस फसल की अच्छी बढ़वार और अधिक उपज के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अमल में लाएं, इसकी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ने संपर्क किया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। इसकी खेती में अगर आप पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका उत्पादन अच्छा मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक तो या तो आप लगाते समय पॉलीथीन कवर पर लगाइए, मल्च पर लगाइए, या फिर मल्च नहीं लगाते हैं तो निराई गुड़ाई आपको 15 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ साथ ड्रिप इरिगेशन से जो सिंचाई करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि अगर हफ्ते में 2 दिन अगर आप सिंचाई डालते हैं तो आधे घंटे ड्रिप चलाएं। अगर हफ्ते में 1 दिन चल देते हैं तो 1 घंटे ड्रिप चलाओ। यानी कुल मिला जुला के कहना यह है कि 60 से 65% नमी शिमला मिर्च के पॉली हाउस के अंदर बनी रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होने पर पौधे रोग ग्रसित हो जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जो दिसंबर का जनवरी का महीना उसमें तापमान गिर जाता है तो सूरज की रोशनी पॉली हाउस के अंदर कम आती है, तो जिसकी वजह से हमको नमी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर नमी बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से रोग की समस्याएं होगी। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि आप पौधों को ध्यान से देखें तो 2 से 3 ब्रांचेज नीचे से लेकर ऊपर तक जाएं और आप देखेंगे कि बहुत सारे फूल लगेंगे और उसमें बहुत तमाम फल लग जाएंगे, लेकिन आपको फलों को नियंत्रित करना है। एक डंठल में 1 से 2 फल छोड़ें। तो इस तरह से अगर 3 से 4 डंठल आप लेके चल रहे हैं तो एट ए टाइम 5 से 7 आपको फल लगे होने चाहिए, क्योंकि एक फल मैच्योर होता है 1.5 से 2 महीने में, तो उसका वजन करीब 150 से 200 ग्राम हो जाता है, तो पौधे संभाल नहीं पाएंगे। दूसरा ये रहे कि 2 महीने के बाद जब पौधों में फलन फूलन आरंभ होता है तो उसको सहारे देने की आवश्यकता होती है। सहारा देने के लिए आप 2 तरह से सहारा दे सकते हैं। एक तो नीचे तार लगा के और ऊपर रस्सी के सहारे से पौधों को ऊपर ले जाए, या फिर 1.5 मीटर लंबाई की बांस की या लकड़ी की फट्टी बना लें और उसके सहारे पौधों को सहारा दें, क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक नहीं रहती हैं। इसलिए अगर आप सहारा नहीं देते हैं तो पौधे गिर जाएंगे और फिर सूख जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कटाई छटाई आवश्यक है। कटाई छटाई के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं कि पौधों में 2 से 3 टहनियाँ लेके ऊपर जाते हैं और फिर जब उसमें ज़्यादा टहनियाँ निकलने लगे तो उनको काट के हटा देते हैं। तो इस तरह से पौधे में 4 टहनियों को लेके चले और फिर एक टहनी में 2 से 3 ब्रांचेज आएंगी, रेस्ट को हटाते जाएं। और इन सब बातों का अगर विशेष ध्यान देते हैं तो इस समय जो मौसम है, हमारे बाहर का जो तापमान है लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम
2022 है, तो इसमें कोई खास कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है, तो जिसके लिए हमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तापमान बढ़ेगा तो इसमें थ्रिप्स और माइट का इफेक्ट बढ़ेगा। तो आप देख लेंगे कि जब थ्रिप्स लगेगा तो पत्तियां कर्लिंग होंगी, जैसे लगेगा कि किकुड़ी का रोग लगा है, बट उसमें थ्रिप्स का इफेक्ट होगा। तो आप कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे, और कीटनाशक के इस्तेमाल के लिए कोई भी सिस्टमिक कीटनाशक की दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल मिला के पौधों पर छिड़काव करेंगे। तो ये जो थ्रिप्स आता है उसके बाद किकुड़ी का रोग आता है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो ये तो हुआ। और दूसरी बात हुई फलों की तोड़ाई कैसे करेंगे। तो जब फल मैच्योर हो जाए, यानी जब आप देखेंगे कि फल कंप्लीट मैच्योर होगा तो ग्रीनिश टाइप से हो जाएगा और हल्का कलर थोड़ा सा फेंट करने लगता है और पूरा गोल हो जाएगा। उसको आप अगर हल्का अंगुली से ठोकेंगे तो एक आवाज़ आएगी, इसका मतलब कि हमारा फल तैयार हो गया है। और वजन लगभग वैरायटी के अनुसार 150 से 200 ग्राम, 225 ग्राम, 250 ग्राम तक हो जाता है। तो जैसी वैरायटी हो, ऐसे में आप शिमला मिर्च की तोड़ाई करके बढ़िया से परफोरेटेड बॉक्स में पैकिंग करके बाहर भेजेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। डिबलर मशीन द्वारा SWI तक नीक से गेहूं की बुआई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बहुत से किसान भाई गेहूं की बुआई SWI तकनीक से करके परंपरागत विधि के अपेक्षा बीज और उर्वरक से बचत के साथ साथ अधिक उपज ले रहे हैं। लेकिन इस तकनीक से बुआई करने पर समय और मजदूर ज्यादा लगते हैं, जिसके कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं बुआई के लिए एक डिबलर मशीन का आविष्कार किया है, जिससे कि इस तकनीक को अपनाने में आपको काफी आसानी होगी। तो किसान भाइयों, गेहूं बुआई के लिए ये डिबलर मशीन से बुआई कैसे लाभकारी है, आइए जानते हैं आत्मा परियोजना के तकनीकी प्रबंधक राजवीर सिंह तोमर से। मैं आज आपको गेहूं की सघनता पद्धति के बारे में डिटेल में पूरे विवरण से जानकारी देना चाहूँगा। सर्वप्रथम इसमें खेत की तैयारी करते हैं अपन। जो खेत की तैयारी जो सारण गेहूं में करते हैं उसी हिसाब से श्री विधि के लिए गेहूं की तैयारी में भी उसी तरीके से खेत की तैयारी करेंगे। तो इसमें अपन 1 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम गेहूं का बीज लेंगे, जो किसी भी वैरायटी का हो सकता है। लेकिन जो 4 बीज लेंगे, इसको 20 लीटर पानी जो है ना उसको गुनगुना करेंगे। पानी इतना गुनगुना करेंगे कि उसमें अपन हाथ डालें तो जले ना। उस गुनगुने पानी में 10 किलोग्राम बीज को अपन डालेंगे, जिससे क्या होगा, कटा फटा बीज और जो हल्का बीज होगा वो पानी में ऊपर उतराने लगेगा, उसको अपन हटा देंगे। उसी 20 लीटर पानी में अपन 4 किलोग्राम गुड़ कूट के डाल देंगे, इससे वो घुल जाए। उसी में 5 लीटर गौमूत्र देसी गाय का डालेंगे अपन, और 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद को डाल के दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ के उसको मिला देते हैं। और शोधन के लिए उसको 6 से 8 घंटे तक पानी के पात्र में ही छोड़ देंगे। 6 से 8 घंटे पश्चात उस पूरे मिक्सचर को अपन एक सूती कपड़े में या टाट के बोरे में निकाल लेंगे और उस बीज सहित उसको एक पोटली बना के एक खूंटी पर टांग देंगे। इससे क्या होता है कि जो रात भर के लिए प्रक्रिया को छोड़ देंगे, इससे क्या रहेगा, जो पानी उस बीज में है वो बूंद बूंद करके नीचे निथर जाएगा और बीज में पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे सड़न उत्पन्न नहीं होगी। अब अपन इस को 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इससे रात भर के लिए बीज टंगा रहेगा। और सुबह इसको जो खेत अपन ने बोने के लिए तैयार किया है
उसमें ले जाएंगे और इसको बीज को छायादार स्थान पर थोड़ा फैला के, और एक कार्बनडाजिम जो फफूंदनाशक दवा रहती है, जिससे क्या है इसमें फफूंद की समस्या न रहे, उसको 20 ग्राम कार्बनडाजिम दवा को इसमें भुरक के अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें हम डिबलर विधि से इसको SWI को जो सघनता पद्धति है गेहूँ को, उसको डिबलर से किसान भाइयों के बीच में लेके आए हैं। इस विधि को पहले धान की जो रोपाई पद्धति होती थी उसी तरीके से हाथ से लगवाते थे, उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ रहती थी, किसान भाई उतना प्रेफर नहीं करते थे। तो अब हम इसको क्या है डिबलर के माध्यम से हम लगवा रहे हैं। इससे क्या है कि कम समय में ज़्यादा एरिया जो कवर हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें। कि जो साधारण विधि से गेहूँ उत्पादन जो करते हैं अपन, उसकी अपेक्षा इसमें 1.5 से पौने 2 गुना तक अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः जो है ना डिबलर है, उसमें एक जो बॉक्स है उसका, उसमें बीज को भरते हैं अपन, उपचारित बीज को, दूसरे बॉक्स में खाद को भर लेते हैं। इससे क्या है खाद और बीज दोनों एक पर्याप्त दूरी पर गिरता है, इससे क्या है पौधे को उचित मात्रा में खाद मिल जाता है। अब क्या रहता है जो डिबलर से अपन लगा रहे हैं उसमें प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 6 से 8 इंच तक रखते हैं, जिससे क्या है कि दो पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी रहने से उसमें वायु संचार पर्याप्त रहता है और उसमें जो कल्ले निकलते हैं वो अधिक मात्रा में निकलेंगे, जिससे क्या है कि पौधा अधिक सुदृढ़ रहेगा और हवा और जो पौधे लॉजिंग की समस्या होती है, गिरने की समस्या होती है, वो इस विधि से पौधों में नहीं आती है। इस विधि से फसल गिरती नहीं है। अब इसमें क्या है जो सिंचाई की बात करेंगे अपन, तो सिंचाई जो साधारण पद्धति से गेहूं में अपन 20 से 21 दिन में जो देते हैं, सियारी अवस्था रहती है 21 दिन पर ही अपन प्रथम सिंचाई देते हैं। प्रथम सिंचाई के बाद जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन में चूँकि अपन 2 रो के बीच में कूनोमीटर चला के भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त रासायनिक उपचार में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अपन मेटसल्फ्यूरान और शकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जैसे गेहूं सा के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग करके वीडीसाइड के द्वारा इनका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी सिंचाई रहती है वो निश्चित अवस्था पे 40 से 45 दिन पे देते हैं। इसी प्रकार से जो 3 पानी वाले गेहूँ हैं उनमें 3 या 4 पानी वाले जो वैरायटियाँ हैं उनमें 4 पानी दे के 4 सिंचाई लेके अपन पर्याप्त उत्पादन में गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं। जो डिबलर जिनके पास उपलब्ध नहीं है और उनको कोई और तकनीकी मार्गदर्शन या कोई समस्या आ रही है SWI के बारे में, तो वो अपने मुरैना जिले के विकास खंड लेवल पे कृषि विभाग के अधिकारियों और आत्मा परियोजना के समस्त अधिकारियों से संपर्क करें। वो आपको विधि की पूरी जानकारी कराएंगे और आपके खेत पे जाके SWI पद्धति से गेहूं लगवाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ जो डिबलर मशीन है वो आपको आत्मा परियोजना के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी, इसमें आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। दुधारू पशुओं के पालन में अक्सर देखा गया है कि उनमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्य में कमी के कारण पशु कई प्रकार के घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है खुरपका मुंहपका रोग, जिसके फैलने के कारण पशु बहुत कमजोर हो जाते हैं, यहाँ तक कि पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, आप अपने पशुओं को इस रोग से कैसे बचाएंगे? आइए जानते हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर SK शर्मा से। सर्दियां प्रारंभ हो चुकी हैं और ऐसे में पशुओं को सर्दियों से बचाना, शीत ऋतु से बचाना और खासकर विशेषकर इस ऋतु में होने वाले रोगों से पशुओं की रक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम ऐसे ही एक रोग की चर्चा करेंगे जो आजकल कई क्षेत्रों के अंदर जिसकी व्यापकता है और इस रोग के लक्षण नज़र भी आने लगे हैं। और यह पशुओं में होने वाला, विशेषकर 2 खुर वाले पशुओं के अंदर होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग को खुरपका मुंहपका रोग के नाम से जाना जाता है, जो प्रमुख रूप से गायों, भैंसों, भेड़, बकरियों और सूअरों के अंदर ये रोग पाया जाता है। इस रोग के अंदर पशुओं के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और लार गिरती है। साथ ही पशुओं के खुरों के ऊपर भी छाले हो जाते हैं, बाद में घाव हो जाते हैं और घाव के अंदर मक्खियों के बैठने से कीड़े पड़ने के कारण इसकी जो स्थिति है थोड़ी सी खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है। ये शीत ऋतु के अंदर इसका प्रकोप सर्वाधिक रहने की
संभावना रहती है और एक पशु से दूसरे पशुओं के अंदर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संपर्क से फैल सकता है। इससे तात्पर्य ये हुआ, यदि रोगी पशु के संपर्क में कोई स्वस्थ पशु आएगा तो उसे यह रोग होने की संभावना रहती है। पशु को चरागाह में चरने के लिए नहीं भेजें अगर हमें क्षेत्र के अंदर रोग का नियंत्रण करना है, और उनकी देखभाल करने वाले अनुचरों की व्यवस्था भी हमें अलग से रखनी पड़ेगी। इस रोग के उपचार के अंदर पशु के मुंह को लाल दवा के हल्के गुलाबी घोल से धोना है, वॉश करना है, दिन में 2 या 3 बार वॉश करना है, और उसके बाद मुंह की श्लेष्मा झिल्ली के ऊपर ग्लिसरीन का घोल जो है लगा देना, ताकि पशु को आराम मिलेगा। इसी प्रकार पशु के पैरों में जो छाले हुए हैं उसे भी लाल दवा के सांद्र घोल से लाल रंग का घोल बना लें, उससे उन्हें धोएं। उसके बाद कोई एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं, वो पोविडोन आयोडीन लगाएं, कोई मलहम लगाएं ताकि मक्खियां वहां पर नहीं बैठें, ऐसी व्यवस्था रखें। बैंडेजिंग करवाएं, पट्टी बांधें, और पशुओं के अंदर एंटीबायोटिक दवाएं देना आवश्यक है ताकि द्वितीय संक्रमण जीवाणुओं का पशुओं में नहीं हो। पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवश्यक दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, ये प्रमुख रूप से पशुओं को दिए जा सकते हैं। ऐसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए, विशेषकर खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए अपने समस्त पशुओं को जिनकी उम्र 3 माह से अधिक है उन्हें रोग प्रतिरोधक टीके अवश्य लगवाएं। ये टीके समस्त सरकारी पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध हैं, अथवा तो बाजार के अंदर भी ये टीके उपलब्ध हैं। तो तुरंत ही पशु चिकित्सक की सलाह लेकर अपने समस्त पशुओं को, विशेषकर जिनकी उम्र 3 माह से अधिक है, उन पशुओं को ये रोग प्रतिरोधक टीके लगवाया जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की जो फसल 25 दिनों की होने जा रही है, उन खेतों में निराई गुड़ाई कर पिछले दिनों हुई वर्षा का लाभ उठाते हुए 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु बुआई के 20 से 25 दिनों बाद खरपतवारनाशी दवा आइसोप्रोटान एवं 2,4-D दवा का इस्तेमाल करें। चने की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों बाद फूल आने से पहले खुटाई का कार्य करें। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा पौधों में शाखाएं अधिक निकलती हैं, जिससे फूल व फली ज्यादा आते हैं और उपज में वृद्धि होती है। अरहर की फसल इस समय फली में दाना भरने की अवस्था में है। इस समय फसल में फली छेदक कीटों का आक्रमण होने की संभावना रहती है, अतः किसान भाई इसकी रोकथाम हेतु इंडोस्कार्प दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 30 दिन पहले लगाई गई आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का भुरकाव करें एवं फसल में 10 से 15 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करें। मटर की फसल में चुड़ैल फफूंदी रोग का आक्रमण होने की संभावना है, अतः इसके नियंत्रण हेतु सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं में FMD यानी चपका रोग का प्रकोप दिखाई देता है। इस रोग से बचाव हेतु पशुओं को टीका अवश्य लगवाएं। अपने दुधारू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनकी रहने की जगह के आसपास आग जलाकर गर्म करें तथा शाम और रात के समय दरवाजे एवं खिड़कियों पर जूट के बोरे का पर्दा लटका दें। साथ ही साथ धूप निकलने पर पशुओं को बाहर निकालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर से केशव कुमार जी ने। इन्होंने तंबाकू की फसल लगा रखी है और उसमें रोग नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो केशव कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, जब पुष्प कली तोड़ी जाती है उसके बाद बंध्याकरण की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, चीरा लगाई जाती है उसके शीर्ष पर, जिसमें एक संक्रमित पौधे का चीरा लगाने के बाद अगर उस नहरनी का आपने स्वस्थ पौधे से चीरा लगा दिया तो वहां भी वो संक्रमण फैल जाएगा। ये दोनों चीजें, सजमनिया और कुकड़ी रोग, ये हमारे वाहक के द्वारा एक छोटी सी कीट होती है जिसके द्वारा ये फैलाई जाती है। इसकी सुरक्षा के लिए सबसे आसान उपाय है वाहक के नियंत्रण के अलावे मजदूरों को जब बंध्याकरण करते हैं तो उन्हें नहरनी के साथ 1% पोटासियम परमैंगनेट का घोल किसी बर्तन में बनाकर रखें और हर पौधे में चीरा लगाने के बाद वो पोटासियम परमैंगनेट के घोल में अगर उसे डुबोकर फिर अगले फसल को लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से यह समझ लें कि आपके पौधों में यह रोग वाहक बहुत कम हो जाएगा। ये रोग का एक दूसरे से प्रसार कम हो जाएगा। किसान बंधु, इन दोनों सावधानियों के अलावे किसान बंधु एक पोड़ो साग भी मिलती है हमारे यहाँ। उस पोड़ो साग के भी 1 लीटर अगर आपने रस को 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दिया तो ये जो रोगवाहक कीट होते हैं ये आपके खेतों से परे हो जाएंगे। 60 दिनों की फसल में कांखी निकलने की प्रक्रिया अपने उग्रतम रूप में रहती है और आपकी फसल को नुकसान हो जाएगी। इसीलिए आप उसे तोड़ लें और पहली बार एक डेकोनाल नाम की दवा आती है, रसायन आती है, जिसकी 4-5 बूंदे को आप रुई के फाहे में लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु मसूर की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। घरेलू निर्मित काढ़े को पशुओं को खिलाकर बढ़ाएं दुग्ध उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।